एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। फिजन का मतलब है खंड खंड करना और फ्यूजन का मतलब है जोड़ना। मूल निवासी साथियों, आप सभी को मेरा क्रांतिकारी जय भीम। मैं सोचता हूँ सुबह से सभा चल रही है, एक दो नारे लगा लें, थोड़ी एनर्जी आ जाएगी। आपके यहाँ नारे लगाने का तो कोई विरोध तो नहीं है ना? हाँ, नहीं, बाबा साहब के लगवाएंगे हम तो। तो मैं दो तीन बातें कहूँगा। एक तो मैं बोलूँगा आवाज़ दो, हम सबको बोलना है हम एक है नहीं है? आवाज दो, आवाज दो। ठीक है। तो साथियों, आज के इस सत्र का जो मुझको निर्देश हुआ है, उस सत्र का है मूल निवासियों की शक्ति का पुनरुत्थान और ब्राह्मणवादी दम का अंत। ब्राह्मणवाद के बारे में हमारे बहुत सारे साथी आपके बारे में विस्तार से बता चुके हैं। मूल निवासी इतिहास के बारे में बहुत सारा कुछ बता चुके हैं। तो मैं उन बातों को कतई नहीं दोहराना चाहूँगा जो बातें आप पिछले कल से आज तक सुनते आए हैं। लेकिन मैं दो तीन बातें आपके सामने ज़रूर रखना चाहूँगा। जब हम ये कहते हैं कि मूल निवासी शक्ति के पुनरुत्थान का सवाल है, तो हम ये मानते हैं कि पहले हम सशक्त थे। सशक्त थे, इस देश में साम्राज्यों की स्थापना करने का श्रेय दलित, आदिवासी और मूल निवासियों को जाता है। महापद्म नंद साम्राज्य वो भी हमारा ही था, और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य का जो साम्राज्य आया वो भी हमारा था, और फिर सम्राट अशोक ने जो पूरी दुनिया में झंडा फहराया वो भी हमारा साम्राज्य था। अगर हम इतिहास के दृष्टिकोण से जाएंगे तो बहुत शक्तिशाली समय हमारे समाज और समाज के संस्थापकों का रहा है। लेकिन वक्त के साथ अगर हम चीज़ों को सांस्थानिक रूप नहीं देते हैं तो जो चीज़ खड़ी होती है वो एक वक्त के साथ लाजमी तौर पर कमज़ोर होती है। तो निश्चय ही सम्राट अशोक के समय में जो हमारा सबसे बड़ा इस देश का साम्राज्य माना जाता है, उसके बाद जो सबसे बड़ा साम्राज्य, वो अशोक के बाद जो साम्राज्य का जो इतना बड़ा दौर आया वो औरंगजेब का था। उनका साम्राज्य भी उतना ही बड़ा था, थोड़ा सा बड़ा ही था। वो अल्पसंख्यक समाज से आते थे। तो हमें ये समझना है कि ये जो हमारी इतनी बड़ी ताकत थी, ये हमारी ताकत खत्म कैसे हुई। अगर हम उन कारणों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम अपनी ताकत का पुनरुत्थान कैसे करेंगे। सही बात है। अगर कमजोरी पता होगी तो उसी कमजोरी को दूर किया जाएगा। कमजोरी पता नहीं है और प्रयास कर रहे हैं तो शायद हम कमजोरी को दूर ना कर पाएं। मेरी बात थोड़ी अलग होगी। मेरी समझ में बहुत सारे कारण इतिहास में हैं। रोमिला थापर ने कुछ कहा है, जायसवाल ने कुछ और कहा है, इस इतिहासकारों ने बहुत सारे कारण गिनाए। मैं उनकी गिनती में नहीं जाना चाहता, लेकिन समाज के एक सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हमारी अपनी दृष्टि होनी चाहिए। हमारी दृष्टि ये है
कि जो हमने साम्राज्य बनाया उस साम्राज्य का समाज में सांस्थानिकरण नहीं हुआ। सांस्थानिकरण का मतलब यह है कि राज परिवारों के इर्द गिर्द तो संस्थाएं थी, लेकिन अगर हम अपने मिशन को, अपने समाज को मजबूत करना चाहते हैं तो हमारा सांस्थानिकरण राज परिवारों से निकलकर समाज के लोगों के बीच में भी जाना चाहिए। तो क्या एक समय में मौर्य समाज इतना शक्तिशाली था? आज नहीं है। कुशवाहा समाज, शाक्य समाज, जिसमें तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए, उन्होंने इतनी बड़ी विचारधारा दी, बदलाव की, लेकिन आज शाक्य समाज नेपाल हो, भारत हो, सब जगह कमजोर है, पिछड़ी जाति में भी आता है। तो इसका बहुत बड़ा कारण यह है कि क्या हमने ऐसी संस्थाएं नहीं बनाई जिनसे हमारी विचारधारा मजबूत हो, हमारी विचारधारा का प्रचार हो, संघ बने। साम्राज्य में संतानों की भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन ऐसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक ढांचे नहीं बने जिसको समाज ओन कर सके, यानी समाज उनको अपना मान सके। समाज में तो जाति का ढांचा आ गया, जाति एक संस्थान है, और यह सांस्थानिक ढांचा गैर ब्राह्मणों ने नहीं बनाया, यह ब्राह्मणवाद ने बनाया। हमारे पास इन ढांचों का क्या जवाब हो, और इसलिए मैं समझता हूं हमें यह समझना है, अगर अब हम अपने दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ी जातियों का, जिनको मूल निवासी भी कहते हैं, मूल निवासी कहते हैं, आप लोग मूल निवासी मानते हैं उन्हें, तो इन लोगों का ताकत कैसे बने। अभी मैं तिलक जी को सुन रहा था, तिलक जी ने भारत के बजट का जिक्र किया। ये एक ढांचा है कि आपका सारा पैसा धीरे धीरे सरकारों के पास आता है, फिर सरकारें उन साधनों का बंटवारा करती हैं। कहीं सड़क बनवाएगी, कहीं कॉलेज बनवाएगी, और उनको फंड किया जाएगा। तो हमें यह समझना है कि अगर हमें अपनी ताकत बनानी है, अगर हम ये कहते हैं हम 85% लोग हैं या 90% लोग हैं, तो हमें एक समाज के तौर पर, एक मुट्ठी के तौर पर यह समझना है कि ये 90% पैसा जो 45 लाख करोड़ है, जो हर साल सरकार खर्च करती है, उसका 90% पैसा हमारे समाज के विकास पे कैसे खर्चे, ये हमें सोचना है साथियों। लेकिन हमारी सामाजिक संगठनों के दायरे में, हमारे कर्मचारियों के संगठन के दायरे में, हमारे ऑफिसर्स के दायरे में, हमारे मजदूरों के दायरे में, हमारी माता बहनों के दायरे में, स्कूल और कॉलेज में पढ़ने वाले हमारे बच्चों के दायरों में, और तो और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले बहुत सारे विद्वान यहाँ बैठे होंगे, प्रोफेसर बैठे होंगे, उनके दायरे में क्या ये बजट हमारे चिंतन का केंद्र बिंदु है?
आपसे पैसा इकट्ठा किया जा रहा है और आपको पता नहीं कि वो पैसा कहां खर्च हो रहा है। तो एक कुएं से अगर आप पानी निकालते जाओगे तो कुआं भी खाली होने वाला है। ये हमारे साथ हो रहा है। एक बात तो अगर हमें अपनी ताकत बनानी है, मैं सवालों के तौर पर 4-5 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। पहली बात तो ये कि हमको अपने सशक्त बनाने की हमारे सामने सबसे पहला सवाल ये है, क्या हमारे पास खुद को सशक्त बनाने की कोई रणनीति है? क्या कोई स्ट्रेटेजी है क्या हमारे पास? दुनिया में मैनेजमेंट इतना विकसित हो गया है, क्या हमारे सामाजिक संगठन समाज को मजबूत करने के लिए किसी रणनीति पे काम करते हैं? क्या कोई रणनीति है हमारे पास? अगले 5 साल में हम कहाँ पहुँचेंगे? 20 साल में कहाँ पहुँचेंगे? 100 साल में कहाँ पहुँचेंगे? 500 साल बाद ये मूल निवासी कहाँ पर होंगे? क्या इसकी कोई रणनीति हमारे पास है? ये एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। अगर आपके पास रणनीति नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप कैसे आगे बढ़ेंगे? किसी ने कहा कि रास्ता ये ठीक है, आप उधर चले जाएंगे। कोई दूसरा व्यक्ति ज़्यादा जोर के बोलने वाला आया, उसने कहा नहीं नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है, ये रास्ता ठीक है, आप उस पर चले जाएंगे। किसी ने कहा नहीं नहीं ये दोनों रास्ते ठीक नहीं हैं, आप राजनीति वाले रास्ते पे चलो, आप वहाँ चले जाएंगे। हमें ये समझना है, अगर हमारे पास हमारे विकास का कोई खाचा नहीं है, कोई ढांचा नहीं है, कोई समझ नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। केवल ये कह देना कि पहले हमारा राज था और हम अगले 50 साल में अपना राज दोबारा बना लेंगे, ये कोई रणनीति नहीं है। रणनीति इस बात की होगी कि अगर हमें सत्ता की स्थापना भी करनी है, मूल निवासी सत्ता की स्थापना भी करनी है, तो इस समाज को क्या हम सत्ता आने तक ऐसे ही मरने पिटने और अत्याचारों के शिकार करने के लिए छोड़ देंगे, या इनको उन चीजों से लड़ने के लिए भी तैयार करेंगे? ये हमें सोचना है साथी। तो मैं समझता हूं हमारी रणनीति चौतरफा होनी चाहिए। ब्राह्मणवाद की रणनीति तो है साम दाम दंड भेद, आप सब जानते हैं। जो हमारा नेता बिकता नहीं उसको दंडित किया जाता है, उसको डराया जाता है, और जो बिक जाता है वो तो बड़ा आसान है, उसको खरीद लिया जाता है। तो एक जो सवाल हमारे सामने है कि हमारी रणनीति क्या हो। हमारी रणनीति इस बात पर फोकस होनी चाहिए कि मूल निवासी समाज सामाजिक तौर पर कैसे मजबूत होगा। सामाजिक तौर पर अगर मजबूत करने की बात करते हैं तो जिसको महात्मा ज्योतिबा फुले ने कहा था, शूद्र अतिशूद्र कैसे जुड़ेंगे। शूद्र जिनको पिछड़ी जातियां कह रहे हैं और अतिशूद्र जिनको अछूत जातियां कहा जाता था, तो ये कैसे जुड़ेंगे? क्या हमारे पास कोई ऐसा ग्लू है, कोई ऐसा फेविकोल है, कोई ऐसा गोंद है कि जो मूल निवासियों को इकट्ठा कर सके? हजारों जातियों में बटा हुआ, अनेकों धर्मों में बटा हुआ ये समाज एक कैसे होगा? क्या उसके लिए हमारे पास कोई ग्लू वाली विचारधारा है क्या? ये एक सवाल है जो हमें सोचना है। आप सब लोग नेता हैं, आप सब लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं,
देश के कोने कोने से आए हैं, ये आपको समझना है। आपके क्षेत्र में वो रणनीति क्या होगी आपको तय करना है, हमें यहां बैठ के तय नहीं करना, आपको तय करना होगा। अगर आप रणनीति ये है कि हमें सामाजिक तौर पर अपने लोगों को एक करना है, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, दो बातें डॉक्टर अंबेडकर ने कही थी। एक तो उनका 1936 का भाषण है जो लाहौर में वो दे नहीं पाए। वो भाषण ये था कि जाति का उन्मूलन, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट अगर करना है तो कास्ट जिस बात से परपिचुएट होती है, जाति जिस आधार पर चलती है, उस आधार को जड़ से खत्म करना, तब जाति खत्म होगी। मेरा परिवार, बहुत सारे साथी जो मेरे को जानते हैं, मैं तो प्रोफेशनल अम्बेडकराइट हूं, मतलब कि अम्बेडकरवाद को फैलाना मेरा व्यवसाय है, मेरा काम है, वही काम करता हूं, मैं फुल टाइम वर्कर हूं। हमने एक बात समझ ली कि अगर जातियों के ढांचे को तोड़ना है तो खुद भी और अपने परिवार में किसी भी बच्चे की शादी अपनी जाति में नहीं करना है। यह जाति को तोड़ने की शुरुआत है साथी। आप अगर जाटव हैं और जाटव में शादी करेंगे तो आप अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। आप अम्बेडकरवाद के सिद्धांतों के खिलाफ हैं। आप महार हैं और महार में ही शादी करेंगे, आप अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। आप बौद्ध हैं, बौद्ध में ही शादी करेंगे, आप अम्बेडकरवादी नहीं हो सकते। हमारा काम है जो ढांचे ब्राह्मणवाद ने खड़े किए हैं, उन ढांचों को हर रोज तोड़ना है, हर जगह तोड़ना है, हर संस्था में तोड़ना है साथियों। ये हमारा काम है साथियों। तो एक बात तो जाति को तोड़ने बहुत दिक्कत होगी। पिछड़ी जातियों में जो दम है वो कम दम थोड़ी है। यादव गैर यादव से शादी कैसे कर लेगा? कुशवा गैर कुशवा में शादी कैसे कर लेगा? अगर दलितों से शादी की बात करने गई तो मर्डर कर देंगे। और दलितों में चमार वाल्मीकि से शादी कैसे कर लेगा? चमार मुसर से शादी कैसे कर? ये जो है, यानी कि ब्राह्मणवाद ने हमको एक खांचा दे रखा है। हम ब्राह्मणवाद को रोज कोसेंगे लेकिन ब्राह्मणवाद के खांचे को तोड़ते नहीं। तो मेरी समझ ऐसी है, हमारी रणनीति सामाजिक तौर पर यदि हमें मजबूत करना है तो जाति का उन्मूलन हमारा सामाजिक कार्यक्रम है। हम मूल निवासी हो गए, मूल निवासी कुशवा रहे, मूल निवासी शाक्य रहे, मूल निवासी जाट रहे, मूल निवासी गुजर रहे, मूल निवासी वाल्मीकि रहे, मूल निवासी चमार रहे, मूल निवासी कुर्मी रहे। तो भाई या तो जाति हटा दो पीछे से या ये मूल निवासी हटा दो पीछे से। दोनों चीजें साथ साथ नहीं चल सकती। बुरा लगेगा मेरी बात का। या तो मूल निवासी बन जाओ, मूल निवासी बन गए तो फिर जाति को क्यों लटकाए फिरे हो? फिर धर्म को गले में क्यों लटका के फिर रहे हो? एक बात ही मैं कहना चाहता हूं। तो हमारी सामाजिक रणनीति है कि ब्राह्मणवाद अगर कहता है मुझे पाताल में जाना है, हमें कहना है हम कहीं भी जाएंगे लेकिन पाताल में नहीं जाएंगे। ये हमें कहना है साथियों, ये सीखना है हमें। ब्राह्मणवाद जो सोचता है हम उससे 180 डिग्री उल्टी दिशा में जाएंगे। ब्राह्मणवाद अपने लिए सोचता है, आपके लिए नहीं सोचता। तो सामाजिक ढांचा हमारा, तो ये एक बात मैं कहना चाहता था। दूसरा, अगर हम ब्राह्मणवाद का विरोध करना चाहते हैं, उनकी अपनी विचारधारा है, उनकी विचारधारा है आपको खंड खंड करना, आपको टुकड़े टुकड़े में बांटना। वो बांट चुके हैं। मैं आपको
डॉक्टर अंबेडकर की तरफ फिर ले जाना चाहता हूं। यहां नागपुर महाराष्ट्र से लोग आए हैं, महाराष्ट्र के बहुत सारे लोग होंगे, इंगोले जी तो हमारे वहीं के हैं, लेकिन मूल निवास आपका आ गया। तो मैं एक बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने दलित शब्द कब इस्तेमाल किया। अरे भाई, बहिष्कृत भारत पढ़ लो ना, पढ़ा लिखा कुछ नहीं और सवाल करना पहले शुरू कर दो। दलित क्या है? क्या दलित कोई जाति है? दलित कोई जाति है? दलित कोई वर्ण है? दलित कोई क्लास है? डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को पहचाना था, ब्राह्मणवाद की ताकत है खंड खंड करना, विखंडन करना समाज का। डॉक्टर अंबेडकर ने यह समझा, इस विखंडन की प्रक्रिया का, मैं तो साइंस का स्टूडेंट हूं, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूं, हमारे यहां दो शब्द होते हैं, एक होता है फिजन और एक होता है फ्यूजन। फिजन का मतलब है खंड खंड करना और फ्यूजन का मतलब है जोड़ना, जोड़ना, जोड़ना। तो जब दलित शब्द पैदा हुआ तो जो हजारों साथियों में बटा हुआ अछूत समाज था वो जुड़कर एक कौम बन गया। मेरी बात को समझना। तो दलित जो था वो खंड खंड में बटी 1000 से ज्यादा अछूत जातियों को एक आइडेंटिटी से जोड़ दिया, उनको फ्यूज कर दिया, उनको मिला दिया। और आज देश के भी किसी भी कोने में जाओ, अगर आप दलित कहेंगे तो हर व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति कौन है। अपनी जाति का नाम बताओगे, लोगों को समझ में आएगा आप कौन है। अगर माला बिहार में जाके कहे कि मैं माला हूं, बिहार के लोगों को समझ आएगा माला क्या होता है। वो कहेगा वो गले में डालने वाली माला। बात समझ रहे मेरी? तो दलित एक शब्द ने हमको आइडेंटिटी दी। अब उस प्रक्रिया के बाद बामसेफ ने मूल निवासी कहा, तो ये दूसरी प्रक्रिया है। यानी कि ब्राह्मणवाद खंड खंड करता है और हमारा काम है खंड खंड को जोड़कर एक बड़ी ताकत का निर्माण करना। उसकी विचारधारा है डॉक्टर अंबेडकरवाद। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता था। तीसरी बात मैं कहना चाहता था, और हमें समझना है कि देश की श्रम शक्ति किसके पास है? तोंद लटकाए मंदिरों में बैठे लोगों के पास है, या खेत खलिहानों में, कारखानों में काम करने वाले आपके जैसे हमारे लोगों के पास है? बात समझ में आ रही है मेरी? देश की श्रम शक्ति, काम करने वाले हाथ किसके पास है? वो हाथ हमारे पास है। हम कह रहे हैं ना हम 85% लोग हैं। अगर हम 85% लोग हैं तो 170% हाथ हमारे पास हैं। 75% हाथ, 85% हाथ हमारे पास हैं। ये हाथ काम करना बंद कर देंगे तो ये देश चल नहीं सकता। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? तो हम देश की मानव शक्ति को कैसे इकट्ठा करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। मैं छोटा सा एक उदाहरण देना चाहता हूं। मनरेगा पर सरकार हर साल मैं करता हूं, मुझे ध्यान है, मनरेगा में सरकार हर साल कम से कम 60,000 करोड़ रुपया खर्च करती है। बजट में होता है। अब ये जो गांव देहात में मनरेगा का पैसा
क्या हमारे समाज के पास कोई ऐसा ढांचा है कि 60,000 करोड़ में से 50,000 करोड़ रुपया हमारे समाज के पास जाए, दलितों के पास जाए, आदिवासियों के पास जाए, मूल निवासी समाज के पास जाए? क्या हमारे पास कोई ऐसा ढांचा है? है कोई ढांचा? है कोई ढांचा? पैसा तो है ना, पैसा है, लेकिन ढांचा नहीं। तो दूसरी बात हमको ये समझनी है, मैं और भी बताना चाहता हूं आपको, मैं अपने खत्म पे ही जा रहा हूं। इस देश में शेड्यूल कास्टों के बारे में अक्सर कहा जाता है वो भूमिहीन है, ज्यादातर जगह पे भूमिहीन है, इसमें कोई शक नहीं है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, इस देश की 12.5% जमीन, खेती वाली जमीन, 12.5% वाली खेती वाली जमीन वो शेड्यूल कास्ट के पास है, सारे भूमिहीन नहीं है। उस भूमि का इस्तेमाल करने के लिए क्या हमारे पास कोई ढांचा है? ढांचा नहीं। क्या हमारे पास अपने किसानों को इकट्ठा करने के लिए कोई संगठन है? नहीं है। हमारे देश में मैं आपको बहुत सारे आंकड़े बता सकता हूं। मैंने अभी केवल शेड्यूल कास्ट के डेटा का एनालिसिस किया। नैकडोर का जो पूरा फॉर्म है वो है नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशंस। हम 6,000 संगठनों के साथ देश भर में काम करते हैं। वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक फैले हैं, सब जमीन पे काम करते हैं। हम कर्मचारियों के पास नहीं जाते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि मैं बहुत कुछ ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए करना चाहता था, मैं नहीं कर पाया। नैकडोर ने ये माना है हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगे। तो मैं बता रहा था, तो ग्रामीण क्षेत्र में हमारी जो कर्मचारी शक्ति है, हमारे पास 86,000 शेड्यूल कास्टों के पास 88,000 क्लास 1 ऑफिसर बैंकों में काम करते हैं। कितने? 88,000 क्लास 1 ऑफिसर। यानी कि इतनी तो देश में बैंकों की ब्रांचें नहीं हैं, तो अमूमन हर ब्रांच में केवल शेड्यूल कास्ट का एक ग्रेजुएटेड ऑफिसर बैठा है। लेकिन लोन तो सारा का सारा बामन बढ़िया ठाकुर ले रहा है। आपके समाज के पास तो लोन जा ही नहीं रहा। अरे भाई मेरे को ये बताओ ना, तुम जिस आरक्षण के बूते पर क्लास 1 ऑफिसर बन गए बैंक में, और तूने अगर समाज को बैंक और फाइनेंस में मजबूत करने का काम ही नहीं किया, तो क्या जाके वहां भुट्टे भून रहा है? इतने सारे लोग चाहते तो इतनी बड़ी ताकत का बड़ा बैंक बना सकते थे, क्यों नहीं बनाया? किसने रोका? क्या किसी ने रोका आपको? अगर किसी ने रोका तो बताओ हमें, फिर उससे निपटा जाएगा। बनाओगे नहीं और गाली गलौज करते रहोगे, ये अब चलने वाला नहीं है। मैं 2-3 आंकड़े देख खत्म करूंगा। मैं समझता हूं कि वक्त की बहुत वो है। हाँ, लेकिन अच्छा, मुझे तो पता नहीं था। हाँ, लेकिन मेरे को 5-7 मिनट दे देंगे तो चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। हाँ ठीक, 3 मिनट है मेरे पास। इंगोले साहब प्रोफेसर हैं जामिया मिलिया में। ऐसे प्रोफेसर 1,22,000 शेड्यूल कास्टों के प्रोफेसर हैं। 1,22,000। क्या इस समाज के पास बुद्धि की कमी है? 60,000 बच्चे डिग्री कॉलेज में पढ़ रहे हैं। अरे ये बौद्धिक नेतृत्व कर क्या रहा है?
फिर भी समाज दबा हुआ है, कुचला हुआ है, पिटा हुआ है, मरा हुआ है, अत्याचार झेल रहा है, सरकार की पॉलिसियों पर विक्टिम बना हुआ है। मैं पूछ रहा हूं, ये प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, लेक्चरर, ये क्या भुट्टे भूनने के लिए यूनिवर्सिटी कॉलेज में गए हैं क्या? बताइए हमें। अगर आप अपने संस्थान में अनुसूचित जाति का, जनजाति का, ओबीसी का आरक्षण पूरा नहीं करवा सकते, फिर काहे को आप यूनिवर्सिटी में ओहदे पर बैठे हो? ये हमें पूछना है उनसे। क्या हम ये सवाल पूछते हैं? हम जिन व्यक्तियों को मंच पे लाके बिठाते हैं, क्या उनसे पूछते तूने काम क्या किया है? क्या तूने इस मंच पे बैठने के लिए कोई काम भी किया है या केवल भाषण देने के लिए आया है? तो ये मैं बात को समाप्त करते हुए, हमारे यहां नेतृत्व का कंसंट्रेशन है। हम मानते हैं जो राजनीति में है वही नेता है, और यही ब्राह्मणवाद ने हमको सिखाया है। और हमारे नेता भी ब्राह्मणवाद में पले बड़े हैं, वो भी हमको यही सिखा रहे हैं। नेता हमको बिजनेस में भी चाहिए, नेता हमको यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी चाहिए, नेता हमको लिखने पढ़ने वाले भी चाहिए। हमें अपने नेतृत्व का विस्तारीकरण करना है। काम का, कारोबार का जो भी क्षेत्र है, वहां पर हमें समाज के, मूल निवासी समाज के नेता चाहिए। केवल राजनीति में नेता नहीं चाहिए, सब जगह नेता चाहिए। क्या उसके लिए प्रयास है हमारे पास? क्या हम उसके लिए प्रयास कर रहे हैं? समझना हमें। अंतिम बात, अगर हम ये कर रहे हैं, मैं सुना अभी यहां पर, मैं समझता हूं आप लोग मेरे से ज्यादा बेहतर जानेंगे अगले 2 दिन, आज और कल में, इतिहास में बहुत चर्चा हो रही है। मेरे मित्र हैं कश्यप जी, बड़े विस्तार से उन्होंने भी बताया, जीनवाल जी ने भी बताया। मैं बात करना चाहता हूं, एंथ्रोपोलॉजी के बारे में कोई बात कर रहा है क्या? इकोनॉमिक्स के बारे में कोई बात कर रहा है क्या? पॉलिटिकल साइंस के बारे में कोई बात कर रहा है क्या? जेनेटिक्स के बारे में कोई बात कर रहा है क्या? साइंस एंड टेक्नोलॉजी के बारे में कोई बात कर रहा है क्या? रोबोटिक्स के बारे में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, इनके बारे में बात कर रहा है क्या? क्या दलित केवल इतिहास के झुंझुने से अपनी लड़ाई लड़ पाएगा? सवाल है मेरा। क्या केवल इतिहास की बातों को दोहराते दोहराते हम अपनी लड़ाई लड़ पाएंगे क्या? दुनिया तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दौर में है, जहां आप गूगल पे 4 शब्द लिखिए, पूरी की पूरी थ्योरी निकल कर आ जाती है। तो हमें समझना है। इसलिए हमें जो कार्य के जो दूसरे क्षेत्र हैं, उनमें भी समाज का नेतृत्व पैदा करना होगा। और इस सबको करने के लिए क्या हमारे पास, हमारी लड़ाई बार बार खत्म होती है, बार बार गिर जाते हैं, बार बार उफान आता है, फिर गिर जाते हैं, फिर उफान आता है, फिर गिर जाते हैं। पहले आरपीआई का उफान आया, फिर गिर गया, बसपा का उफान आया, फिर गिर गया, अब किसी और का उफान आएगा, फिर गिर जाएंगे। ये प्रोसेस स्थायी क्यों नहीं होती? मैं आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूं, इसके बाद अपनी खत्म करूंगा। क्या हमारे पास अपने आंदोलन, अपने मिशन, अपने काम को स्थायी करने के लिए कोई सांस्थानिक ढांचा है? यदि नहीं है तो उसको बनाए बिना हम किसी भी आंदोलन को चिरस्थायी नहीं बना सकते, लड़ाई नहीं जीत सकते। इसलिए जरूरी है अपने समाज में आंदोलन का सांस्थानिक ढांचा बनाना जरूरी है। जय भीम, जय भारत।